दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प और रोचक है। आप लोगों ने तो किसी अपराधी को जज द्वारा फांसी की सजा दिए जाने की बात तो बहुत बार सुनी और देखी होगी, लेकिन क्या किसी जज को फांसी पर लटकाया गया हो, ऐसा सुना है? जी हाँ, यह बात बहुत पुरानी है लेकिन सच है। हमारे देश के आजादी के बाद आज तक फिर कभी भी किसी जज को फांसी पर नहीं चढ़ाया गया। ये केस आज तक का इकलौता उदाहरण है जिसमें किसी जज को फांसी पर चढ़ाया गया था। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि इस चैनल पर ऐसे ही जुर्म की कहानी आपको मिलती रहे। तो आप कहानी को विस्तार से शुरू करते हैं। उपेंद्र नाथ राजखोआ नाम का एक शख्स जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही होशियार, वो अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद जज बनता है और बतौर जज उपेंद्र नाथ राजखोआ की असम में अलग अलग कोर्ट में पोस्टिंग होती है और वह जज का दायित्व अच्छे से निभाते हुए एक लंबा वक्त गुजारते हैं। इसी दौरान उनकी शादी पुलूती राजखोआ से होती है और उन दोनों की 3 बेटियां भी होती हैं जो अब कॉलेज में पढ़ रही थी। उनकी पत्नी पुलूती राजखोआ, बड़ी बेटी निर्मला उर्फ लीनू, दूसरी बेटी जोनाली उर्फ लूना और तीसरी बेटी यानी सबसे छोटी बेटी रूपाली उर्फ रूपलेखा, ये चारों गुवाहाटी में उनके अपने ही मकान में रह रही थी। जब उनके रिटायरमेंट में 2 साल बचता है तब 1969 में उनकी पोस्टिंग वेस्ट आसाम के डुबरी शहर में बतौर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर तैनाती होती है। उपेंद्र राजखोआ जब डुबरी पहुंचते हैं तब इनको सरकारी आवास अलॉट नहीं हुआ था, तो ये सर्किट हाउस में रुकते हैं और वहीं से अपना कार्यभार लेते हैं। कुछ दिन बाद जब इनको सरकारी आवास अलॉट हो जाता है तब वो अपने उस सरकारी आवास में चले जाते हैं और उसी सरकारी आवास से वो बतौर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर अपना कार्यभार संभालते हैं। इस दौरान कई बार उनकी पत्नी और तीनों बेटियां डुबरी आई और गई। इस तरह समय बीत रहा था। फिर साल 1970 आ जाता है और इसी साल 2 फरवरी को जज साहब रिटायर होने वाले थे। इसी दौरान सरस्वती पूजा की छुट्टी होती है। चूंकि बड़ी बेटी का कॉलेज अब खत्म हो चुका था और बाकी दोनों बेटियां की भी कॉलेज में सरस्वती पूजा की छुट्टी हो चुकी थी, तो जज साहब अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को गुवाहाटी से डुबरी बुलाते हैं। फिर पूरा परिवार डुबरी में इकट्ठा होता है। इधर 2 फरवरी 1970 को जज साहब रिटायर होते हैं और रिटायर होने के बाद भी कुछ दिन तक जज साहब अपने उसी सरकारी आवास में रहते हैं। कुछ दिन बाद जब सरस्वती पूजा की छुट्टी खत्म हो जाती है तो वो पत्नी और बड़ी बेटी को डुबरी में ही रोक लेते हैं और बाकी दोनों बेटियों को वापस गुवाहाटी भेज देते हैं। चूंकि दोनों बेटियों की कॉलेज शुरू हो चुका था और छुट्टियां भी खत्म हो चुकी थी। फिर एक दिन जज साहब अपने एक नौकर को बुलाते हैं और अपने डुबरी के सरकारी बंगले के बाथरूम के बाहर एक पेड़ था जिसकी शाखाएं थोड़ा अंदर की तरफ आ रही थी, उसको जड़ से काटने के लिए कहते हैं। पेड़ को जड़ से काटने के बाद वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है। फिर जज साहब उस नौकर को बुलाते हैं और फिर कहते हैं कि उस गड्ढे को और गहरा कर दो, क्योंकि वो कूच बिहार से एक पौधा लाके लगाने वाले हैं। फिर वो नौकर गड्ढा को और गहरा खोद देता है। 1-2 दिन बाद जज साहब की पत्नी उस गड्ढे को देखती है तो उनको कुछ अजीब लगता है। फिर वो उसी नौकर को बुलाती हैं और उस गड्ढे को भरवा देती हैं। फिर जज साहब उस गड्ढे को भरे हुए देखा तो जज साहब को बहुत गुस्सा आया और फिर उन्होंने उसी नौकर को बुला के कहा कि इस गड्ढे को फिर से खोद दो। फिर वो नौकर उस गड्ढे को खोद देता है। फिर 1-2 दिन बाद जज साहब उसी नौकर को बुलाते हैं और किचन के पीछे एक पेड़ को भी जड़ से काटने के लिए कहते हैं और उस गड्ढे को भी और गहरा करने के लिए बोलते हैं। और इस दौरान भी जज साहब वही बात बोलते हैं कि कूच बिहार से एक पौधा ला के लगाने वाले हैं। अब जज साहब के उस सरकारी बंगले में 2 गड्ढे खोदे जा चुके थे और उनकी पत्नी और बड़ी बेटी उसी बंगले में रह रही थी। फिर 10 फरवरी के शाम वो अपने सारे नौकरों को बुलाते हैं और कहते हैं कि आज शाम तुम सभी की छुट्टी है, तुम लोग जाओ और सरस्वती पूजा देखो। फिर सारे नौकर चले जाते हैं। इधर जज साहब भी अपनी पत्नी और बेटी को लेकर मार्केट जाते हैं। फिर रात को घर लौटते हैं। सारे नौकर पूजा देखने के बाद रात 8 बजे जज साहब के सरकारी आवास पर आते हैं। चूंकि ठंड का मौसम था तो ये लोग आग जलाते हैं और आग तापते हैं। फिर 10 बजे के आसपास ये सारे नौकर खाना खा के सर्वेंट रूम में जाके सो जाते हैं। 10 फरवरी की वो आखिरी रात थी जब नौकरों ने जज साहब और उनकी पत्नी और बेटी को देखा था। 11 फरवरी 1970 की सुबह होती है तो नौकर देखता है कि मेम साहब और उनकी बेटी नहीं दिख रही हैं, जो हमेशा दिखती थी। तो नौकर जज साहब से पूछता है कि मेम साहब और उनकी बेटी कहाँ हैं? तो जज साहब कहते हैं कि एक रिश्तेदार बीमार थे और कल रात में ही फोन आया, इसलिए दोनों आज सुबह सुबह ही वहाँ के लिए निकल गयी। लेकिन नौकर को थोड़ा शक होता है, लेकिन फिर नौकर सोचता है कि शायद इमरजेंसी कॉल आया हो
तो ये दोनों चले गए हों। फिर सारे नौकर अपने अपने काम में लग गए। अचानक एक नौकर की नजर उस बाथरूम के नाले पर पड़ी जिसमें से पानी के साथ साथ कुछ लाल लाल खून के जैसा आ रहा था। फिर वो दौड़ता हुआ बाथरूम में आया तो देखा कि जज साहब कपड़े धो रहे हैं। फिर उसको शक हुआ कि आज जज साहब कपड़े कैसे धो रहे हैं, ये तो कभी कपड़े धोते नहीं है। और यदि जज साहब किसी नौकर को बोल देते तो वो नौकर कपड़े धो देता। लेकिन बाद में उसको लगा कि शायद जज साहब अब रिटायर हो गए हैं तो अपने आप को बिजी रखने के लिए कपड़े धो रहे हो और कपड़ा से रंग गिर रहा हो। फिर वो नौकर घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर बाथरूम के पीछे वाले गड्ढे पर जाता है जिसमें ना कोई पौधा लगा था ना ही कोई फूल। फिर भी वो गड्ढा अब भर चुका था। फिर भी वो नौकर सोचता है कि जाने दो, मुझे क्या करना, अगर मैं जज साहब से पूछूंगा तो शायद वो मुझ पर गुस्सा करेंगे। फिर 13 फरवरी को जज साहब गुवाहाटी अपने दोनों बेटियों के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों डुबरी आ जाओ, फिर डुबरी से हम सभी दार्जिलिंग घूमने जाएंगे। फिर दोनों बेटियां 25 फरवरी को बस के माध्यम से गुवाहाटी से डुबरी आ जाती हैं। फिर वही नौकर देखता है कि दोनों बेटियां डुबरी आई हुई हैं। फिर अगले दिन यानी 26 फरवरी की सुबह जब नौकर को दोनों मेम साहब नहीं दिखी तो नौकर ने जज साहब से पूछा कि दोनों मेम साहब नहीं दिख रही हैं। तो जज साहब कहते हैं अचानक फोन आ गया तो दोनों कोकराझार गई हैं, जहां उनकी माँ और बहन भी पहुंच गई हैं और शायद मुझे भी जाना पड़ जाएगा। फिर नौकर जज साहब का घरेलू काम खत्म करता है और फिर घर से बाहर निकल जाता है। तभी उसकी नजर किचन के पीछे गड्ढे पर जाता है जो अब भरा जा चुका था और इस बार भी वहां कोई फूल या पौधा नहीं लगा था। फिर ये बात आई गई हो जाती है। अगले पूरे महीने जज साहब उसी बंगले में अपनी सामान्य गतिविधियों को करते हुए रहते हैं और अप्रैल 1970 में जज साहब अपने सरकारी बंगले को छोड़ देते हैं। तब लोगों ने पूछा कि अब कहाँ जाएंगे, तो बताते हैं कि परिवार भी दिल्ली में है तो वो भी दिल्ली ही जाएंगे और अब वहीं रहेंगे। ऐसा कहकर जज साहब डुबरी छोड़कर चले जाते हैं। इसी दौरान एक अन्य जिला और सत्र न्यायाधीश की डुबरी में तैनाती होती है और उनको वही बंगला अलॉट किया जाता है। तो नए जज अपने परिवार के साथ उसी बंगले में शिफ्ट हो जाते हैं जिसमें उपेंद्र नाथ राजखोवा रहते थे। कुछ दिन बाद एक नौकर छुट्टी में अपने घर सिल्लीगुड़ी गया हुआ था। अचानक एक दिन उसकी मुलाकात उपेंद्र राजखोवा से हो जाती है। नौकर के पूछने पर जज साहब बताते हैं कि वो यहीं के एक होटल सिवाय में रुके हुए हैं और नौकर से अनुरोध करते हैं कि ये बात वो किसी को ना बताए। उपेंद्र राजखोवा के पत्नी के भाई श्री शर्मा असम में एक बड़े पुलिस ऑफिसर थे जो फरवरी से अपनी बहन और दोनों भांजियों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजखोवा उनको कोई ना कोई बहाना बना देते थे जिससे उनकी बात नहीं हो पाती थी। जब अपनी बहन से संपर्क करने के सभी कोशिश विफल हो गए तब श्री शर्मा खुद डुबरी पहुंच गए। फिर वो जिला और सत्र न्यायाधीश के बंगले पर गए और नए जज से कहा कि वो अपनी बहन से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। फिर उन्होंने नौकरों से भी बातचीत की। फिर जो नौकर कुछ महीने पहले सिल्लीगुड़ी में जज राजखोवा से मिला था वो नौकर ने बताया कि कुछ महीने पहले वो जज साहब से सिल्लीगुड़ी में मिला था और वो बात के दौरान उन्होंने बताया था कि वो वहीं के एक सिवाय होटल है उसमें रुके हुए हैं। ये बात सुनने के बाद श्री शर्मा को शक हुआ और वो तुरंत सिल्लीगुड़ी के लिए निकल गए और स्थानीय पुलिस से भी संपर्क किया और उनसे भी कहा कि वो सिवाय होटल पहुंचे। जब श्री शर्मा और वहाँ की लोकल पुलिस होटल सिवाय पहुंची तो राजखोवा उसी होटल में मिले। फिर पुलिस राजखोवा से उनकी पत्नी और बेटियों के बारे में पूछा तो उन्होंने पहले तो ये बताया कि वो सारे लोग दिल्ली गए हैं, लेकिन दिल्ली में कहाँ गए हैं ये स्पष्ट नहीं बता पा रहे थे। फिर पुलिस के द्वारा बार बार पूछने पर उन्होंने बताया कि पूरा परिवार दिल्ली में ही एक रिश्तेदार के यहाँ गए हैं। फिर पुलिस जब रिश्तेदार के बारे में पूछी तो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। फिर पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने जोर जबरदस्ती से पूछा तो उन्होंने बताया कि फरवरी के महीने में एक दिन उसकी पत्नी बाथरूम में गई थी जहाँ वह फिसल गई, उसका सिर दीवार से टकरा गया और उसकी मृत्यु हो गई। इस हादसे को देखकर उनकी बड़ी बेटी इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और उसने नींद की गोलियां अधिक मात्रा में ले ली जिससे उसकी भी जान चली गई। जब पुलिस बाकी और दो बेटियों के बारे में पूछा कि वो कहाँ हैं, तो राजखोवा ने बताया कि वह अपनी दोनों बेटियों को हादसा बताना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि कहीं ये लोग भी उस हादसे को बर्दाश्त न कर पाए। फिर भी उन्होंने ये हादसा बताने का फैसला किया। फिर उन दोनों बेटियों को ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे एकांत जगह पर ले गए और उन्होंने ये हादसा अपनी दोनों बेटियों को बताया। तो वो दोनों इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सकी और ब्रह्मपुत्र नदी में ही कूदकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने राजखोवा से कहा कि ये सारी बयान आप मजिस्ट्रेट के सामने दीजिए, तो राजखोवा सहमत हो गए, लेकिन जाने से पहले वो बाथरूम जाने के लिए अनुरोध किया। फिर पुलिस ने इसकी इजाजत दे दी, लेकिन बहुत देर बाद जब बाथरूम का दरवाजा नहीं खुला तो पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि राजखोवा ने अपने पेट में खुद को चाकू मार लिया है और गंभीर रूप से खून बह रहा है। पुलिस उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले गई। उसके बाद
बाद राजखोवा को ठीक होने में 2 महीने लग गए। राजखोवा के ठीक होने के बाद फिर से पुलिस उनसे पूछताछ करने लगी। काफी पूछताछ करने के बाद राजखोवा ने यह स्वीकार किया कि उन्होंने ही अपनी पत्नी और तीनों बेटियों की हत्या की थी। इस बयान से हर कोई हैरान था कि कोई सेवानिवृत्त जज ऐसा कैसे कर सकता है। फिर पुलिस ने उसकी पत्नी और तीनों बेटियों के शव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पत्नी और बड़ी बेटी की लाश बाथरूम के पीछे एक गड्ढे में और बाकी दोनों बेटियों की लाश किचन के पीछे एक गड्ढे में दफनाया गया है। फिर पुलिस डुबरी के जिला और सत्र न्यायाधीश की अनुमति से राजखोवा के बताए हुए जगह की खुदाई की तो चारों के कंकाल मिले। फिर बाद में गड्ढों को भरने में जिस नौकर ने राजखोवा की मदद की थी उसको भी हिरासत में लिया गया और उससे भी पूछताछ किया गया और उसका भी बयान लिया गया। कुछ दिन बाद पुलिस ने चार्जशीट अदालत में पेश किया। फिर एक विशेष अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किए गए और अदालत में मुकदमा चलाया गया। इस अदालत ने उनको फांसी की सजा सुनाई। फिर राजखोवा ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। फिर राजखोवा ने हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले फैसले को ही बरकरार रखा। अब राजखोवा ने आखिरी विकल्प राष्ट्रपति को क्षमा याचिका भेजी, लेकिन राष्ट्रपति ने भी उनकी क्षमा याचिका को ठुकरा दिया और अंत में 14 फरवरी 1976 को राजखोवा को जोरहाट जेल में फांसी दे दी गई। मैं आपको यहाँ बताते चलूं कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान राजखोवा ने कभी भी इस जघन्य अपराध के पीछे की वजह का खुलासा नहीं किया। दोस्तों, ये तो थी आज की कहानी। आप हमें कमेंट करके बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो हम आपसे मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का